हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो क्लास 10th के एसएसटी का है। और ये है चैप्टर नंबर 3, मुद्रा और साख। तो आइए इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मुद्रा। मुद्रा क्या होता है? देखिए, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मुद्रा का उपयोग। तो भाई देखिए, मुद्रा यानी धन, पैसा, मुद्रा का उपयोग कहाँ होता है या कैसे करते हैं? तो मुद्रा का उपयोग अनेक प्रकार के लेन देन में किया जाता है। मुद्रा के द्वारा वस्तुएं खरीदी जाती हैं, मुद्रा लेकर के वस्तुएं बेची जाती हैं। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो देखिए, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं के लेन देन, ठीक है, लेने या देने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे पुराने टाइम में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तब क्या करते थे? एक वस्तु को लेते थे और दूसरे वस्तु को देते थे। वही जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। दोहरे संयोग मतलब दो लोगों का होना आवश्यक है। दो जरूरतमंदों का यहाँ पे आवश्यकता होती है। धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई होती है। ये भी इसकी सीमा है कि अब धन या मूल्य, जैसे दो चीजें हैं। अब कोई कहे कि गेहूं लेके सोना दे दो, धान लेके सोना दे दो, ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि सोने की वैल्यू आज हमको पता चलती कि ज़्यादा है और जो चावल या गेहूं है उसके मुकाबले, सोने के मुकाबले उसकी वैल्यू कम है। सिर्फ वैल्यू का मतलब कीमत से है, कीमत से। ठीक है, तो यहाँ जो है धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई हो जाती थी। अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन था। जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं उनका विनिमय कैसे करेंगे? वही अविभाज्य जो विभाजित न की जा सकें। वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना या लंबे समय तक कठिन है। सेवाओं का मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई, ये भी इसकी सीमाएं हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ठीक है, दो लोगों को जब आवश्यकता होगी तब ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो, वहीं दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा के आधुनिक रूप। अब मुद्रा के इस समय तो मुद्रा के आधुनिक रूप देखिए अब क्या क्या है। कागज के नोट हैं, सिक्के हैं, चेक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और बहुत सारे यूपीआई वगैरह आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यूपीआई है, मोबाइल व नेट बैंकिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं करेंसी की, बात करते हैं करेंसी क्या है। ठीक है, देखिए यह सामान्यतः धन रूप में स्वीकार की जाती है, जिसे सिक्के या कागज जिसमें सिक्के या कागज के नोट जो है शामिल हैं। इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित किया जाता है। ठीक है, करेंसी को। यहाँ पे आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग नहीं है। थोड़ा सा करेंसी पे हम और आपको प्रकाश डालते हैं। जैसे भारतीय करेंसी को जो है रुपया कहा जाता है, बांग्लादेशी करेंसी को टका कहा जाता है, नेपाल में नेपाली रुपया चलता है। ऐसे अमेरिका में है डॉलर है, रसिया में है रूबल है। ठीक है, सऊदी वगैरह में जो है, दुबई वगैरह में ये सब तो दिनार वगैरह चलता है। ये सऊदी का जो है दिनार है, कुवैत का कुवैती दिनार है। ऐसे ही जॉर्डन का है, जो जॉर्डन आ जाएगा। ऐसे जापान में जो है येन चलता है। ये सब मुद्राओं के नाम हैं। तो इस प्रकार से जो है, अब भारत में करेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है विनिमय के माध्यम के रूप में जो भारत है, भारत में करेंसी जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है जारी करता है और भारत सरकार की ओर से जारी करता है, और विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यानी किसी भी चीज़ का विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो वहाँ पे जो है रुपए को स्वीकार किया जाता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य, अब इस चैप्टर से रिलेटेड एक ये भी टॉपिक है। तो देखिए, सरकार की ओर से मुद्रा को जारी करता है। ठीक है, बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, ब्याज की दरों एवं ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है, बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए है उसकी सूचना रखता है, यहाँ सूचना लिखा है, सूचना रखता है, ऋण किस प्रकार वितरित करना है इसकी भी नजर रखता है। ठीक है, अब बैंकों में निक्षेप, बैंकों में निक्षेप मतलब बैंकों में जो धन जमा हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ जमा लिखा भी है, बैंकों में निक्षेप या जमा, मुद्रा को एकत्रित या जमा करने का अन्य रूप है बैंकों में निक्षेप। लोग अपने नाम पर बैंक खाता खोलकर बैंकों में अपना अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं, बैंक जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज भी देते हैं। बैंक में जमा किए गए धन को जमाकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। मांग जमा, ठीक है, मांग जमा क्या होता है, जैसे बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। जैसे आप, एक तो हो गया पहले वाले का जो है जमा वाला, डिपॉजिट कर दिए, और दूसरा जो मांग है वो विड्रॉल के रूप में आ जाएगा, इसलिए जमा को मांग जमा कहा जाता है। पैसे निकालने के लिए जो सुविधा है उसमें चेक की सुविधा आती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चेक होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे गए नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम भुगतान हो गया, यहाँ पे भुगतान करने का आदेश देता है। जैसे जाहिर सी बात है, आपका पैसा मेरे पास है और मुझे आपको पे करना है, मेरे पास कैश नहीं है, कोई और साधन नहीं है, चेक है, तो मैं चेक पे 50,000 रुपये आपको देना है, तो 50,000 रुपये की रकम भर करके साइन करके आपका नाम लिख करके दे देता हूँ कि इनको दे दिया जाए, तो आप बैंक में जाएंगे, जमा करेंगे, तो बैंक आपको 50,000 रुपये दे देगा। तो वही कह रहा, चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे गए नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम भुगतान करने का आदेश देता है। उसका क्या है, यह नकदी के प्रयोग के बिना भुगतान को हल करता है। अब ये भी होता है कि चेक काट के दे देंगे तो बैंक वाला आपके खाते में उतना पैसा ट्रांसफर कर देगा, आपको कैश भी नहीं देगा। कैश चाहिए तो कैश ले लीजिए, और नहीं चाहिए तो अपने खाते में ट्रांसफर करवा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आधुनिक बैंक प्रणाली। ठीक है, तो मुद्रा और जमा का आधुनिक रूप जो है आधुनिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैंकों की ऋण संबंधी प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, इसको देखिए, बैंक से ऋण लेने के लिए तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, और ऋण लेने के बाद बैंक को पैसा वापस लेने के लिए उसका पसीना छूट जाता है। तो बैंकों की ऋण संबंधी क्रियाएं क्या क्या हैं, देखिए, बैंक लोगों की जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस प्रकार बैंक जमा राशि के रूप में बड़ी राशि एकत्र करते हैं। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद कैश के रूप में अपने पास रखते हैं। ऐसा प्रावधान जमाकर्ताओं के द्वारा किसी एक दिन में धन निकालने की संभावना को देखते हुए किया गया है कि 15% जो है अपने पास नगद के रूप में रखेंगे ताकि लोग जो है लेन देन कर सकें। बैंक उधारकर्ताओं को अग्रिम ऋण देते हैं और इस पर उच्च ब्याज लेते हैं। ठीक है, अब जितना हो सके 5%, 7%, 10%, 12%, 13% तक ब्याज है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है। इस चीज को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, जो पैसा जमा करता है उसको भी ब्याज मिलता है, और जो पैसा कर्ज लेता है वो ब्याज चुकाता है। तो जो पैसा कर्ज लिया है, ब्याज चुका रहा है, उस ब्याज को, ठीक है, जमाकर्ताओं को का ब्याज लौटा देते हैं, तो जो बच जाता है वही बैंक का जो है क्या होता है, आय का स्रोत होता है, और उसी आय से बैंक अपने कर्मचारियों को भुगतान
देता है। बैंक अपने पास से नहीं देता है, आप ही के पैसे को जो है उनको रिटर्न करता है अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए। लेकिन बैंक के कर्मचारी कितना बढ़िया से काम करते हैं, ये बताने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब लोग इस चीज को जान रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं साख की। ठीक है, साख क्या है? देखिए, साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। साख क्या है? एक समझौता है, ठीक है, जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु या सेवाएं आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। साख संपत्ति के रूप में एक टॉपिक इसको पढ़ते हैं। देखिए, त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। ठीक है, कच्चा माल खरीदता है, वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसके बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है। ठीक है, उसके बाद वह व्यापारी से कुछ उधार लेता है। महीने के अंत तक वह आदेश पूरा कर पाता है, अच्छा लाभ कमाता है और उसने जो भी उधार लिया होता है उसका सारा भुगतान कर देता है। यही जो एक साख का जो है, साख संपत्ति के रूप में हो गया। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी सामान को, यहाँ पे सीधे से साख क्या है? साख एक समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि या वस्तु या सेवाएं इस आश्वासन पर देता है कि भविष्य में वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। तो यहाँ पे क्या करता है? वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसके बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है, उसको रहेगा। ठीक है, उसको कहता है कि बाद में हम इसका भुगतान कर देंगे, यही साख है। ठीक है, अब उसके बाद है साख ऋण जाल के रूप में। साख ऋण जाल के रूप में कैसे काम करता है? देखिए, अब इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक किसान स्वपन्ना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से क्या करती है? उधार लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण भुगतान नहीं कर पाती है और ऋण ब्याज के साथ उसका बढ़ता जाता है। ठीक है, अब सलीम व स्वपन्ना दोनों के लिए ऋण की अलग अलग परिस्थिति है, इसमें आप देखेंगे। ठीक है, सलीम के लिए ऋण ने सकारात्मक भूमिका निभाई। सलीम ने ऋण लिया, अपना जो भी जूता वगैरह निर्माण करना था उसको जो है उसने बेचा और उसने लाभ भी कमाया और कर्ज भी चुका दिया, ऋण भी चुका दिया। लेकिन स्वपन्ना के लिए ऋण की नकारात्मक भूमिका रही। वह कर्ज चुकाने व लाभ कमाने में असमर्थ थी और तो और वह कर्ज जाल में फंस गई और उसे जमीन बेचनी पड़ती। इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कर्ज जाल उत्पन्न होने की परिस्थितियां क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कर्ज जाल उत्पन्न होने की जो परिस्थितियां हैं, जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तब कर्ज बढ़ता जाता है। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेता है कि भाई पुराना कर्ज कब चुका पाएंगे? जब नया कर्ज लेंगे, काम शुरू करेंगे या अपना जो भी रहेगा उसको हम पूरा करेंगे काम को और उससे लाभ कमाएंगे तो पुराना कर्ज भी चुका देंगे। तो इस तरह से जो है जो ऋण जाल है या कर्ज जाल है उसमें वह फंस जाता है। उसे ऋण अदायगी के लिए अपनी परिसंपत्ति बेचनी पड़ जाती है। उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अब ऋण की शर्तें हैं कुछ, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऋण की क्या क्या शर्तें होती हैं? ऋण की शर्तें देखिए, पहला शर्त है ब्याज दर, दूसरा समर्थक ऋण आधार। ठीक है, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। पहला तो तय होता है ब्याज दर, उसका समर्थक ऋण आधार, कोई गारंटर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आवश्यक कागजात वगैरह भी बनाया जाता है। ऋण की शर्तें विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। समर्थक ऋण आधार का क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, समर्थक ऋण आधार का मतलब उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋण आधार के रूप में ऐसी परिस्थितियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण राशि की वसूल कर सके।
ये परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणाधार कहलाती हैं। वही गारंटी के रूप में कुछ देना, जैसे मैंने कहा था गारंटर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम कर्ज ले रहे हैं तो कुछ तो गारंटी देंगे, अपनी किसी संपत्ति को उनको दिखाना होगा कि मेरी ये संपत्ति है, अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाता हूँ तो ये आप बेच करके अपना भुगतान कर लीजिएगा। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना होता है। वही कह रहा है कि वही यहाँ कह रहा था कि समर्थक ऋणाधार, ये ऋण की शर्तें हैं कि किस आधार पे आप ऋण ले रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे जो है उदाहरण के रूप में जैसे कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा आदि जो है समर्थक ऋणाधार का काम करते हैं कि यदि हम कर्ज नहीं चुकाएंगे तो इसको बेच के आप हमारा कर्ज चुका ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विविध प्रकार की साख की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए होती है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, ठीक है, उपकरणों की मरम्मत आदि पे खर्च होता है। एक गांव में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग साख या ऋण व्यवस्था हो सकती है। जैसे साहूकारों से ऋण। अब ग्रामीण लोग क्या करते हैं, अगर बैंक से उन्हें कर्ज नहीं मिलता है तो जो छोटे किसान होते हैं साहूकारों से ब्याज की उच्च दर पर पैसे उधार ले लेते हैं, और उच्च ब्याज दर के कारण वे कर्ज जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो लौटा नहीं पाते हैं। तो साहूकारों से ऋण, ठीक है, व्यापारियों से भी ऋण लेते हैं। किसानों का कम ब्याज दर पर कृषि व्यापारियों से ऋण मिलता है किसानों को, ठीक है। व्यापारियों को भी किसानों से उनकी फसल को बेचने का वादा मिलता है। इस तरीके से व्यापारी सुनिश्चित करता है कि धन लाभ कमाने के अतिरिक्त अदा भी किया जा सकता है, ठीक है। और वह कम कीमत पर किसानों से फसल खरीदता है, फसल को खरीद लेता है, और जब कीमतें उच्च होती हैं तो उसे बेचता है। और किसान भी मजबूर हो जाता है कि उसने जो है कर्ज लिया है तो इसलिए उसको बेचना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, फसल उसी को बेचना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब कह रहा है बैंकों से ऋण। तो देखिए, मध्यम और बड़े किसान बहुत कम ब्याज दर पर खेती के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं, ठीक है। तो बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, ठीक। जैसे कभी कभी होता है कि सरकार कहती है कि इनका कर्जा माफ कर दिया जाए, छोटे किसानों का कहाँ माफ हो पाता है। बड़े बड़े किसान जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन लोगों का माफ हो जाता है, ठीक है। चलिए, नियोक्ता से ऋण क्या होता है। भूमिहीन कृषि मजदूर और अन्य मजदूर ऋण के लिए अपने नियोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। जमींदार प्रत्येक 5% की ब्याज दर पर मजदूरों को ऋण देते हैं और ऋण के बदले वे जमीन मालिकों के लिए काम करते हैं। उसके बाद है सहकारी समितियों से ऋण। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का प्रमुख स्रोत है। सहकारी समितियों के सदस्यों को कृषि उपकरण, खेती और कृषि व्यापार, मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन कहते हैं, मत्स्य पालन, घरों के निर्माण व अन्य खर्चों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह सहकारी समितियों से ऋण मिलता है। फिर बात करते हैं, कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक के द्वारा कर्ज नहीं देने के कारण कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक के द्वारा कर्ज नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति है तो इसलिए जो है बैंक से कर्ज उनको नहीं मिल पाता है। समर्थक ऋणाधार न होना, जरूरी कागजात न होना, ऋण की शर्तों को पूरा न कर पाना, जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो यहाँ पे जो है कुछ व्यक्तियों को जो है या समूहों को जो है बैंक के द्वारा कर्ज नहीं मिलता है। अब है भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक दो चीजें हैं। औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा हम देखते हैं। भारत में ऋणों को दो वर्गों, औपचारिक व एवं अनौपचारिक ऋणों में या ऋण क्षेत्रों में बांटा गया है। औपचारिक क्षेत्र में बैंक व सहकारी समितियां आती हैं। औपचारिक क्षेत्र में बैंक व सहकारी समितियां आती हैं। उसके बाद जो है अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं तो अनौपचारिक क्षेत्र में मित्र से, रिश्तेदार से, व्यापारी से, साहूकार से, जमींदार से, बड़े किसान आदि शामिल थे, ठीक है। साख के स्रोत कौन कौन से हैं।
तो एक बार इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जो साख की बात कर रहे थे कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, या भारत में 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है साख, जहाँ से साख लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है जो औपचारिक क्षेत्र आता है वो जो बैंक और सहकारी समितियां उसमें शामिल हैं, और अनौपचारिक क्षेत्र वाले में मित्र, रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, जमींदार, बड़े किसान आदि शामिल होते हैं। यहाँ से भी आप साख ले सकते हैं। साख के स्रोत क्या क्या हैं? देखिए, वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत इस प्रकार थे। व्यावसायिक बैंक 25%, सहकारी समितियां 25%, अन्य औपचारिक स्रोत 5%, ठीक है। रिश्तेदार व मित्र 8%, सरकारी 1%, देखते रहिएगा, सरकारी 1%, जमींदार 1% और साहूकार जो है 33%, अन्य औपचारिक स्रोत 2%, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, ये 2012 का आंकड़ा है। देखिए, साख के औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले औपचारिक क्षेत्र में ऋण की क्या विशेषताएं हैं? यह अपेक्षाकृत कम दरों में ऋण प्रदान करता है तथा समर्थक ऋणाधार ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यह क्षेत्र मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पर्यवेक्षित होता है, यानी जांच पड़ताल की जाती है या उसकी देखभाल करता है वो, और इसमें बैंक और सरकारी समितियां शामिल होती हैं। उसके बाद बात करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र की। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण की विशेषताएं, तो यह क्षेत्र अपने ऋण पर उच्च ब्याज दर लगाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की निगरानी के लिए कोई संगठन नहीं है, और इन अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करने के लिए समर्थक ऋणाधार की सुरक्षा आवश्यकता नहीं है। जैसे गांव में लोग साहूकारों से, ठीक है, बड़े किसानों से, या कुछ जो थोड़े ज़्यादा पूंजीपति वाले लोग हैं, पूंजी वाले लोग हैं, उनसे कर्ज ले लेते हैं, तो समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, और वो लोग जो है उच्च दर पे जो है या उच्च ब्याज दर पे जो है पैसों को बांटते हैं लोगों को। यह उधारकर्ताओं से ऋण को बढ़ा सकता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकता है, अर्थात इससे उन पर ऋण का बोझ अधिक हो जाता है। जाहिर सी बात है, उच्च ब्याज दर पे जो है आप लेंगे पैसा कर्ज, तो भाई ब्याज तो ज़्यादा लगेगा ही, और समय से चुका नहीं पाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और इस प्रकार से आप कर्ज जाल में फंस जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग अनौपचारिक क्षेत्र से उधार लेकर उद्यम शुरू करना चाहते हैं, किसी उद्योग को लगाना चाहते हैं, वे उधार की ब्याज दर ऊंची होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गरीब परिवार अपनी उधार की जरूरतों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ उन्हें किसी भी प्रकार का समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं एक जो बहुत ही प्रसिद्ध या प्रचलन में आई हुई समूह है, उसके बारे में। तो ये है स्वयं सहायता समूह। देखिए, स्वयं सहायता समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। वे एकत्रित होकर के अपनी क्षमता अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं, ठीक है। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं। अभी आप गांव में देखेंगे बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, स्वयं सहायता समूह वाला। कोई ऐसा बैंक है, चाहे उस बैंक से जो है ये लोग अटैच कर लेना अपने आप को, 15-20 लोगों का सदस्य होता है, कुछ पैसे थोड़ा थोड़ा भर भर के जो है कि अपना एक सहायता समूह बना लेते हैं, ठीक है, और कम ब्याज पे जो है उस पैसे का यूज करते हैं और लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से भी कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्ष बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत में है, तो वह बैंक से ऋण प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। यही चीज़ जो मैं बता रहा था, बैंक से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? गरीबों को संगठित रूप से कार्य के लिए प्रेरित करना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, शोषण से बचाना, कर्जदारों को ऋण जाल से बचाना, स्वावलंबन व रोजगार, ठीक है।
ये जो है मूल विचार हैं। फिर उसके बाद स्वयं सहायता समूह के कार्य क्या क्या हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, उसके कार्य बिना समर्थक ऋण भार को ऋण देना, सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, ग्रामीण विरधनों विशेषकर महिलाओं को, या निर्धनों रहेगा, विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना, कम ब्याज पर ऋण देना और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को मंच देना। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।